ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड परीक्षा 2018 के पूछे गए क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्लास में आपको एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी अभी जो तैयारी है वो कितनी बेहतर आप लोग तैयारी कर पाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, देखिए 120 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर के निःशुल्क वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है? तो इनमें से आपको बताना है किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत्तिका में उच्च मृदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्ले मृदा का आकार की बात करें तो 0.002 mm व्यास से कम होता है और इस कण की आकृति प्लेट की तरह होती है और इसका आकार छोटा होने से इसका सरफेस एरिया अधिक होता है और इसमें फ्लोकुलेशन, डेफ्लोकुलेशन और प्लास्टिसिटी जैसे गुण पाए जाते हैं। और क्ले मृदा की जल धारण क्षमता अन्य मृदाओं से अत्यधिक होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कितने मृदा ऑर्डर हैं? तो मृदा ऑर्डर आपको बताना है कितने हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 मृदा ऑर्डर हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंसेप्टिसोल है, एंटीसोल है, वर्टिकोल है, ऑक्सीसोल है, अल्फीसोल है, हिस्टोसोल है, एरिडोसोल्स है, स्पोडोसोल्स है, अल्टीसोल्स है, मोलिसोल्स है, एंडीसोल्स है और जेरीसोल्स है। ये 12 ऑर्डर्स होते हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको अनुपात बताना है कितना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 8:1 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। CN रेशियो ऑफ ह्यूमस की बात करें, अगर ह्यूमस में पूछा जाता है तो 10:1 होता है। CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल में पूछा जाता है तो 12:1 होता है। CN रेशियो ऑफ लेग्यूम में पूछा जाता है तो 20 से 30:1 होता है। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पूछा जाता है तो 4:1 से 9:1 होता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। CN रेशियो ऑफ क्रॉप स्ट्रॉ में 100:1 और CN रेशियो ऑफ सॉडस्ट में 4:1। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, उपलब्ध पोषक तत्वों के लिए मृदा परीक्षण के परिणामों को कितने मात्रात्मक स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है? तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गंधक सल्फर की मात्रा के अनुसार कौन सा क्रम सही है? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पाइराइड जिप्सम सिंगल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। आयरन पायराइट की बात करें, एक तरफ उर्वरक है, दूसरी तरफ सल्फर प्रतिशत दिया गया है। आयरन पायराइट में सल्फर की मात्रा 22 से 24% होती है। जिप्सम की बात करें तो सल्फर 18.6%, 29.2% कैल्शियम होता है। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो सल्फर की मात्रा जो होती है 12.5% और फास्फोरस 16% पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो सल्फर 24.2%, नाइट्रोजन 21%, पोटेशियम सल्फेट 17.5,
सल्फर की मात्रा होती है, 48 पोटास की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए दिया गया है मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है, बोरान सूक्ष्म तत्व नहीं है, जस्ता सूक्ष्म तत्व है, कैल्शियम सूक्ष्म तत्व है। तो इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य दिया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स Fe, Zn, Mn, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल माइक्रो एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त इस संदर्भ में कि मृदा पौधों का वृद्धि माध्यम है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पौधों को पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन और यांत्रिक आधार प्रदान करता है। बकमैन एवं ब्रैडी के अनुसार बात करें तो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, यूरिया का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो 9 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया का प्रयोग पर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दोस्तों यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो 10 का आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, मृदा परीक्षण में कार्बनिक पदार्थ प्राप्य पोटेशियम तथा प्राप्य फास्फोरस का विश्लेषण किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है, बेसिक स्लैग नाइट्रोजन उर्वरक है, बेसिक स्लैग फास्फोरस उर्वरक है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो 11 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, बेसिक स्लैग फास्फोरस उर्वरक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से भी आपको सत्य कथन का चयन करना है। नील हरी शैवाल जैव उर्वरक है, नील हरी शैवाल कार्बनिक खाद है। ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील हरी शैवाल जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नील से हरी शैवाल की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी एक जैव उर्वरक है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अनुमानतः प्रति हेक्टेयर 10 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है और जलाक्रांत दशा जहाँ धान उगाया जाता है। बीजे की अवलोसिरा, एनाबीना, कैलोथ्रिक्स, नास्टोक, ये सभी यहाँ पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें से भी आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मृदाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। जलोढ़ मृदाएं नदियों द्वारा वाहित मृदाएं होती हैं। यह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा है और इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें से आपको बताना है। 14 का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 आपका हो चुका है। 15 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4 का होल ट्वाइस SO4 पौधों को नाइट्रोजन और गंधक देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 में 20.6% नाइट्रोजन और 24% सल्फर उपस्थित होता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 26% और सल्फर 15% होता है। अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन होता है और अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 35% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से भी आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम एवं नाइट्रोजन देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन एवं पोटास के लिए उत्तम स्रोत है। इसमें 13% नाइट्रोजन 44% पोटास पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः फल वृक्षों, तंबाकू जैसे फसलों सब्जियों में होता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास 60%, सल्फेट ऑफ पोटास 48 से 52% और सल्फर 17 से 18%। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और एक बार क्लास को
आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें भी आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो 18 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, मृदा के कणों का संयोग मृदा संरचना कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी में उपस्थित बालू, सिल्ट एवं क्ले कणों के स्थापन क्रम अरेंजमेंट को मृदा संरचना सोयल स्ट्रक्चर कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सोयल पार्टिकल्स एंड एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न कॉल्ड सोयल स्ट्रक्चर। तो मृदा में विद्यमान विभिन्न आकार के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है दोस्तों? सत्य कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, जिसे सर्वप्रथम डॉक्टर YL नेने 1966 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम देखा और मालूम किया। और इस रोग में पत्तियां पीली पड़कर बाद में कथई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके उपचार हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से। और इसको सबसे पहले सर्वप्रथम YL नेने ने ये 1966 में किया था। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने देखा था। और यहाँ पर उपचार के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर, डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 20 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पॉइंट दिए गए हैं। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914 में, भारतीय विष एक्ट की बात करें तो 1940 में, भारतीय औषध एक्ट 1940 में, और कीटनाशी अधिनियम बहुत पहुंचा जाता है 1968 में। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, आम से काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एथिलीन, ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। NCIP की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली 1988। IIBC इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल वेस्ट इंडीज, और यहाँ पर PDBC दिया गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है। तो भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? EJ बटलर हैं। दिए गए ऑप्शंस में से सभी जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए गए हैं। EJ बटलर पादप रोग विज्ञान के जनक हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे पॉइंट दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया EJ बटलर को माना जाता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी MK पाटिल हैं। और फादर ऑफ इंडियन रस्ट KC मेहता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। RS सिंह 1978 बुक प्लांट डिजीज, YL नेने रिपोर्टेड खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सल्फर कवकनाशी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेप्टाफॉल, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 25, स्टेप्टोसाइक्लिन एक है, कवकनाशी है, जीवाणुनाशक है, कीटनाशी है, सूत्रकृमिनाशी है। तो 25 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुनाशक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्यूजेरियम को जैव नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित अनाज कीट नहीं है इनमें से? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा संग्रहित कीट अनाज नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कपास की लाल सुंडी पिंक बालवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला है और यह कीट मुख्यतः कपास पर ही पाया जाता है।
नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है, हेलिमिन्थोस्पोरियम एक है कवक सूक्ष्म जीव है, जीवाणुवीय सूक्ष्म जीव है, विषाणुवीय सूक्ष्म जीव है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर है, कपास की गुलाबी सुंडी का हानिकारक चरण इनमें से कौन सा है। तो 29 का आंसर हो जाएगा लार्वा, इसका सही आंसर बनेगा। कपास की गुलाबी सुंडी पिंक वालवुर्म की लार्वा कैटरपिलर सुंडी हानिकारक अवस्था है। अगला क्वेश्चन 30 है, गन्ने की लाल सरण होती है तो किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बनेगा, कवक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसका सही आंसर हो जाएगा। आलू का पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस द्वारा होता है और आलू की इसी बीमारी के कारण 1845 में फेमस इरिस फेमिन आयरलैंड में आया था और लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस रोग में पत्तियों तथा तनों पर भूरे बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर, कॉमन स्कैब बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कॉमन स्कैब बीमारी आलू का प्रसिद्ध रोग है जो जीवाणु बैक्टीरिया स्टेप्टोमाइसिस स्कैबीज के द्वारा होता है। और स्कैब ऑफ सेब की बात करें तो वेंचुरिया इनक्वालिस कवक द्वारा होता है। और आम का स्कैब रोग एल्सिनोन मैंगीफेरा फंगस के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केला इसका सही आंसर बनेगा। एक बीजपत्री फल वृक्ष की बात करें तो अनानास है, केला, खजूर, नारियल। द्विबीजपत्री के अंतर्गत फल वृक्ष आते हैं आम, करौंदा, कांजू, पपीता, आंवला, अखरोट, इमली, ये सभी जो हैं द्विबीजपत्री हैं। नेक्स्ट 34, भारतीय सरकार संस्थान स्थित है। तो भारतीय सरकार संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ 1952 में, SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु 1912 में, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, CPRS सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ उत्तर प्रदेश में है, CISH की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है, CICMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट लखनऊ में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिया गया है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर बात करें दोस्तों मूंग की, तो मूंग यहाँ पर सुमेलित नहीं है क्योंकि मूंग और उड़द की बात करें तो इसमें 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ के लिए 12 से 15 और जायद की बात करें तो 20 से 25 kg, इस बात को भी ध्यान रखिएगा प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। हरित क्रांति की बात करें तो इसका मिलान थर्ड से हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति की बात करें तो बिंदेश्वर प्रसाद जी हैं और गुलाब क्रांति की बात करें तो इसका संबंध दुर्गेश पटेल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका संबंध फसल उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध है। पीली क्रांति बिंदेश्वर प्रसाद सिंह, तिलहनी फसलों के उत्पादन से इनका संबंध है। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल हैं और इनका संबंध प्याज और मांस उत्पादन से है। और नीली क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन और सुनहरी क्रांति केल चड्ढा फल उत्पादन से है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को। नेक्स्ट 37, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटर डी क्रेसन जी सस्य विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर
सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिक्रेसन जी हैं। खरपतवार विज्ञान के जनक जेथ्रो टुल हैं। मृदा विज्ञान के जनक पूछा जाए तो बीबी डॉकुचेव हैं। कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्वी हैं और पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 38 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर एल ए रामदास, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो एल ए रामदास, लक्ष्मी नारायण पुरम अनंत कृष्णन रामदास 3 जून 1900 से 1 जनवरी 1979 एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी और मौसम वैज्ञानिक थे और जिन्होंने रामदास परत लेयर की वायुमंडलीय घटना की खोज करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नेक्स्ट 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है और उसकी जलमांग सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर में दी गई है। तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरहर। अरहर की जलमांग 50 से 60 यहाँ पर दी गई है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ पर जलमांग दी गई है आप लोग। धान में जलमांग 1200 mm प्रति हेक्टेयर, गेहूं में 450 से 650 mm प्रति हेक्टेयर और बाजरा में 450 से 610 mm प्रति हेक्टेयर, चना में 160 से 200 mm प्रति हेक्टेयर, जूट में 300 से 450, कपास में 560 से 620, गन्ना में 1500 से 1600 और मटर में 350 से 500। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ए का 4 तंबाकू में टॉपिंग की क्रिया होती है और मक्का में टासलिंग और सनई में रेटिंग और कपास में लिंटिंग की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु कौन सी एक अति महत्वपूर्ण अवस्था है इनमें से। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा शिखर मूल बनने की अवस्था, जिससे CRI कहते हैं। यहाँ पर गेहूं में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्थाएं दी गई हैं। जब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कब सिंचाई करनी चाहिए। क्राउन रूट इनिशिएशन जो 21 दिनों के बाद की जाती है। 2 सिंचाई अवेलेबल हो तो CRI स्टेज पे करेंगे पहली सिंचाई और दूसरी बूट स्टेज पे 70 से 80 दिन के बाद। 3 सिंचाई यदि अवेलेबल हो तो CRI स्टेज पे, मिल्क स्टेज और बूट स्टेज पे। 4 और अधिक सिंचाई के लिए ये यहाँ पर क्रम दिया गया है। CRI लेट टिलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग, मिल्क स्टेज और डफ स्टेज। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ खरपतवार नासी दिए गए हैं। तो यहाँ पर 42 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरसों 2,4-D सोडियम सॉल्ट खरपतवार नासी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ खरपतवार नासी है। तो गेहूं फसल की बात करें तो गेहूं फसल में 2,4-D आइसोप्रोटुरान सल्फोसल्फ्यूरान पेंडिमेंथालिन का प्रयोग किया जाता है। धान की फसल में ब्यूटाक्लोर फ्लोक्लोरेलिन बेंथियोकार्ब और एनिलोफोस का प्रयोग किया जाता है। बाजरे में एट्राजीन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है और दालों में फ्लोक्लोरेलिन पेंडिमेंथालिन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। और तिलहनी फसलों की बात करें तो एलाक्लोर आइसोप्रोटुरान फ्लोक्लोरेलिन और गन्ने में सिमाजीन एट्राजीन और ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सनई, जूट, कपास फसलें, इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो रेशे वाली फसलें कपास, जूट, सनई है। सरकरा वाली फसलें यदि पूछी जाती है तो गन्ना, चुकंदर। तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, अंडी, तिल, तुरिया आती है। और लघु धान्य स्मॉलर मिलेट की बात करें तो रागी है, चेना, साबा, कोदो, काकुन। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 44 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2 और डी का 4। धान्य फसल की बात करें तो गेहूं है। चारा फसल की बात करें तो लूसन है। दलहन फसल अरहर है और तिलहन फसल यहाँ पर नेक्स्ट धान्य फसलें दी गई हैं। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ। दलहनी फसलें सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मोठ, ग्वार। और चारा की फसलें जई, बरसीम, लूसन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, दीनानाथ, घास, सूडान। ये सभी जो हैं चारे वाली फसलें हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रजाति दी गई है। तो 45 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मसूर, गौरव।
मसूर की गौरव प्रजाति नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। मटर की बात करें तो रचना, इंद्र, पूसा, प्रभात, जय, सपना, आदर्श, ये सभी प्रजातियां हैं। अरहर की प्रजातियों की बात करें तो शारदा, लक्ष्मी, बसंत, बहार, प्रभात, यूपीएस 120 बहुत ही महत्वपूर्ण है अरहर की। पारस मुक्ता है। मसूर की पूसा वैभव है। शेखर है। पंत मसूर है। मालवीय विश्वनाथ, आईपीएल दाल। गेहूं मालवीय है। सुजाता, ये 307, शताब्दी, मगहर, नैना, करण, वंदना, वैशाली, गंगा प्रसाद, ये सभी जो हैं गेहूं की प्रजातियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी में स्थित है दोस्तों। IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, झांसी उत्तर प्रदेश 1962 में। IBRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है। IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में स्थित है दोस्तों। 47 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो 48 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट जवाब बनेगा। सोयाबीन की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन में बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ये इसका क्रम है, ध्यान रखिएगा। 48, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अविराम खेती कहलाता है। नेक्स्ट 49 है, सिंचाई की बौछारी स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंची नीची भूमि के लिए। बौछारी सिंचाई में पानी को वर्षा या फुहारा बौछार के रूप में डाला जाता है। 2.5 बार से अधिक दबाव पर कार्य करती है। यह विधि धान व जूट को छोड़कर अन्य सभी फसलों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 50 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सिंचाई की विधियों में किसकी जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक है? तो 50 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौछारी सिंचाई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कृषि संकाय नहीं है। नेक्स्ट 52 है, फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या का कारण इनमें से क्या है? तो राइट आंसर बोरान की कमी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मोनोसियस और एंड्रोमोनोसियस फॉर्म्स आमतौर पर पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा खरबूजा में। अगला प्रश्न है 54 क्वेश्चन नंबर, खरबूजा बीज क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 55, बैंगन का पौधा है, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिवस निरपेक्ष, डे न्यूट्रल प्लांट है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत राइस आएगा, शुगरकैन, टोबैको, पोटैटो, सोयाबीन, ये सभी जो है शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में कैबेज आ जाएगा, हैनबेन, ओट, बीट रूट, स्पिंच, अनियन और कैरेट। डे न्यूट्रल प्लांट में कैकम्बर, मेज, सनफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजाल, चिली, कॉटन, ये सभी जो हैं डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। आंवला फल की नेक्रोसिस बीमारी किस कमी से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 56 क्वेश्चन नंबर, आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान की कमी से फ्रूट नेक्रोसिस इन आंवला में, वाटर कोर इन एप्पल में, क्राउन चोकिंग इन कोकोनट, स्प्लिटिंग इन कैरोट, ब्राउन हर्ट ऑफ टर्निप और हर्ट रोट ऑफ मेरीगोल्ड। 57, गोल्डन डेलिशियस किसकी एक प्रजाति है? तो गोल्डन डेलिशियस सेब की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का बेहतर स्रोत है? तो विटामिन ए का बेहतर स्रोत इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन ए आम, पपीता में पाया जाता है, विटामिन B1 काजू अखरोट में, और B2 काजू, बेल, लीची, पपीता, अनानास, अनार में। और विटामिन सी की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बारबेडास चेरी में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। 59, मल्लिका एक संकर प्रजाति है, तो मल्लिका आपको बताना है किस फसल की संकर प्रजाति है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम की एक संकर प्रजाति है। और यहाँ पर संकर प्रजातियाँ दी गई हैं, मल्लिका नीलम इंटू दशहरी, अम्रपाली दशहरी इंटू नीलम, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो, ये बीज रहित है। और पूसा लालिमा दशहरी इंटू अल्फांसो है, पूसा श्रेष्ठ अम्रपाली इंटू सेशन। अगला है 60, मिर्च में तीखेपन का कारण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्सेसिन। अगला प्रश्न, मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन, और मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन, और करेले में कड़वाहट मेमोरडिकोसाइट, और प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और लहसुन में गंध की बात करें तो एलाइसिन डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है।
61 क्वेश्चन है, किन्नू एक संकर प्रजाति है। तो किन्नू आपको बताना है कि इसकी एक संकर प्रजाति है, तो मैंडारिन ऑरेंज संतरा की प्रजाति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण है एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63, बैंगन की उत्पत्ति स्थान आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इसका सही आंसर बनेगा। बैंगन की बात करें तो बोटानिकल नेम सोलेनम मेलोनजिना है, फैमिली सोलेनेसी है, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 है, ओरिजिन इंडिया है, सीड रेट 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टमाटर की क्रोमोसोम संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो 64 का आंसर क्या बनेगा, तो 24 इसका सही जवाब बनेगा। टमाटर में क्रोमोसोम 2n इक्वल 24, मैक्सिको और पेरू इसका उत्पत्ति स्थान है। मटर की बात करें तो 2n इक्वल 14, इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान है। मिर्च में 2n बराबर 24 ब्राज़ील है। सेम में 22 और 24 इसके क्रोमोसोम होते हैं और भारत में इसका उत्पत्ति स्थान है। 65 क्वेश्चन नंबर है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय फल आपको बताना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम है। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 65 क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस आपके शेष रह गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 66 से, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इथिलीन यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। इथाइलिन पादपों का एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसे बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया। यह हार्मोन पुष्पी पौधों में पुष्प को कम करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम इनमें से आपको बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, केवल कवक, केवल एंजाइम, केवल बैक्टीरिया, ये सभी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने के माध्यम कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, एंजाइम है और इनसे बचाने के लिए फलों या उनसे बने पदार्थों की निर्जमीकरण स्टरलाइजेशन करके काइनिंग डिब्बाबंदी करते हैं, जो कि वायुरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, येलो वेन मोजेक एक गंभीर बीमारी है। तो इनमें से आपको बताना है किसकी एक गंभीर बीमारी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भिंडी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। येलो वेन मोजेक पीत सीरा मोजाइक रोग भिंडी का प्रमुख रोग है जो वायरस द्वारा होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वायरस के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न 69 है, किस प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। तो यहाँ पर 69 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारतवर्ष में आम तथा नींबू प्रजाति के बाद केले का ही नंबर आता है और भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। केले के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है और आम उत्पादन उत्तर प्रदेश में अग्रणी राज्य है। और लीची की बात करें तो लीची उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, गाजर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन ए की बात करें तो गाजर में, टमाटर, मटर, सलजम, चुकंदर, सलाद, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो सलाद, मटर, टमाटर, प्याज, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन सी टमाटर, सलाद, मेथी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभ्रूणीय फल है इनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्वेश्चन नंबर, बीटी कल्चर कहा जाता है। तो बीटी कल्चर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर बीटी कल्चर की बात करें तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिस्सी कल्चर मत्स्य पालन से, सिल्वी कल्चर वृक्षों की खेती से और फ्लोरी कल्चर का संबंध फूलों की खेती से है और ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी की खेती से है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ललित एक प्रमुख प्रजाति है। तो ललित आपको बताना है किसकी एक प्रमुख प्रजाति है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमरूद की प्रजाति है ललित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललित अमरूद की लाल गूदे वाली स्थानीय किस्म है और यह बागवानी संस्थान लखनऊ से निकाली गई है। और इनकी वैरायटी की बात करें तो सफ़ेदा है, चित्तीदार, सेब अमरूद, सफ़ेद जाम, कोहिर सफ़ेद, लखनऊ 49, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, पूसा नन्हा एक प्रजाति है। तो पूसा नन्हा दोस्तों आपको बताना है किसकी एक प्रमुख प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पपीते की एक प्रमुख प्रजाति है।
पूसा नन्हा पपीते की एक म्यूटेंट ड्वार्फ किस्म है। यह सघन खेती, गृहवाटिका और गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। और पपीते की अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा डिलिशस है, पूसा मजेस्टी है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा जॉइंट है। ये सभी जो है 75 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। फूल गोभी में ह्यूप्टेल दैहिक विकार किसकी कमी से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर, अनानास किस परिवार फैमिली से संबंधित है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीलिएसी, इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर ब्रोमीलिएसी की बात करें तो पाइनएप्पल, और एनोनेसी के अंतर्गत कस्टर्ड एप्पल आता है, और मोरेसी के अंतर्गत फिग आता है, मायरेटेसी के अंतर्गत गुआवा, और एपोसाइनेसी के अंतर्गत करौंदा आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 77 है, राइजोम रूपांतरित रूप है। तो राइजोम आपको बताना है किसका रूपांतरित रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तने का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है इनमें से? तो 78 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बारबेडा चेरी है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाई जाती है। उसके बाद आंवले में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो बारबेडास चेरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला, उसके बाद साइट्रस का। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं प्रश्न में पूछा गया है, तो आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंगोडी ब्रिज शंकर ओझ, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सबसे अधिक उत्पादन दिया गया और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पर मिलान कीजिए आप लोग और राइट आंसर का जवाब दे दिए। यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट और सी का 2 और डी का थर्ड। तो कपास का जो मिलान हो जाएगा वो गुजरात से हो जाएगा, गन्ने का मिलान उत्तर प्रदेश से, और जूट का जो मिलान हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और चाय का असम से हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिटेल दी गई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में जूट और धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। असम की बात करें तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में कपास और मूंगफली, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक में कॉफी, कर्नाटक का से कॉफी, ध्यान रखिएगा। अगला 81 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में शोध संस्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में अवस्थित स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। तो IIPR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सेकंड से मिलान हो जाएगा। और IIVR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, थर्ड से मिलान हो जाएगा। IIW तथा BR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल में है, ऑप्शन 4 से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। IIRR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा इसके स्रोत के संबंध में सही है? तो गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण, सेकेंड है अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दोनों, पहला और दोनों ऑप्शन जो है राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर, ट्रिटिकेल निम्नलिखित किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 83 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं और राई, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। रिम्फू ने 1890 में पहला अंतरजातीय संकरण इंटर जेनेरिक क्रॉस गेहूं और राई के बीच किया, जिसका परिणाम ट्रिटिकेल है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर, ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए 1963, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली ने राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 में किया था और राष्ट्रीय बीज अधिनियम को 1966 में पास किया था। तो अधिनियम 1966 में पास हुआ था और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 85 है, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 85 का आप लोग आंसर दीजिए और राइट आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज कहते हैं।
वह बीज जिसके उत्पादन का नियंत्रण संबंधित पादप प्रजनकों द्वारा पादप प्रजनन से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। यह बीज अति शुद्ध होता है और यह बीज नाभिकीय बीज द्वारा उगाया जाता है, नाभिकीय बीज के द्वारा उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव तकनीक का उत्पाद है? इनमें से 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। बीटी कपास, गोल्डन चावल, फ्लेयर, सिवर, टमाटर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन नंबर, संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन, सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो यहाँ पर 88 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिका राइट जवाब बनेगा। इंडिका भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है और इसकी पत्तियां पतली तथा हल्की हरे रंग की होती हैं। दाने पर प्रायः तुड़ नहीं होते, यदि होते भी हैं तो छोटे एवं चिकने तुड़ो पाए जाते हैं और दाने पतले लंबे चपटे होते हैं। और जपोनिका जापान में उगाई जाती है और जवानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर, बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है तो किसके द्वारा बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण से, ग्रो आउट परीक्षण से, फिनॉल परीक्षण से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर 89 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण से बीज जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए रोगरोधिता जीनों का स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो 90 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जीव द्रव्य संरक्षण की बात करें तो जीव द्रव्य संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल विधि है। जीनों को सुरक्षित रखने के लिए इसी कार्य के लिए इस संस्था की स्थापना 2008 में की गई थी। सबल बोर्ड ग्लोबल सीड वोल्ट, और इसमें सभी प्रकार के बीज को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न 91, इक्रिसैट किस देश में स्थित है? तो इक्रिसैट की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर भारत में स्थित है। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, इंडिया, 1972 में। सिमटी की बात करें, सिमिट इट इज मैक्सिकन वर्ड विच डिनोट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट ऑफ मैक्सिको इन 1966। तो 92 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है इनमें से? तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का C4 पौधे के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो C4 गन्ना, मक्का, साइप्रस, चौलाई जो है ये C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं। C3 की बात करें तो गेहूं, धान, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, टमाटर है। और कैम प्लांट की बात करें तो नागफनी, एलोवेरा, अगैव, कैलेंथाव और अनानास, ये सभी जो हैं कैम पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, नोरिनटेनिक बौनापन का जीन निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो 93 का आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, गेहूं। नोरिनटेन नामक छोटे प्रजाति को 1948 में यस्सी सैलेमोन जापान से यूएसए ले गए और यूएसए में नोरिन जीन्स का उपयोग कर डॉक्टर ओए बोगल ने गेंस नामक एक बौने सीट गेहूं को विकसित किया। और इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग द्वारा सिमिट में 1961 से 62 में कई अन्य प्रजातियां विकसित की गई। डॉक्टर एनी बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है इनमें से? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इसका सही जवाब बनेगा। एक तरफ भैंस की नस्लें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके मूल स्थान है। तो मेहसाना की बात करें, मेहसाना गुजरात मूल स्थान है इसका। नागपुरी की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र। सुरती की बात करें तो बड़ौदा गुजरात में। जफराबादी की बात करें तो जफराबाद काठियावाड़। और मुर्रा की बात करें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 95 है, असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 95 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिप्रजनन कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहिप्रजनन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्लास को पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर 96 का हो जाएगा, बीटल। बीटल इसका सही जवाब बनेगा, बीटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीटल यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है, वर्ष में 1, 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। मां तथा दूध दोनों के लिए सर्वोत्तम है। गर्भकाल की बात करें 147 दिन। और मूल स्थान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 97 है, दुग्ध ज्वार से पीड़ित गाय के शरीर का तापक्रम अंकित कीजिए इनमें से। तो 97 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 है, निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी दवा थनैला रोग के लिए उपयोगी है इनमें से?
तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेडेस्ट्रीन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 99 है। प्रतिदिन 10 लीटर दूध उत्पादन हेतु भैंस के लिए दाना की मात्रा अंकित कीजिए इनमें से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 किलोग्राम, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गाय दुकाजी नस्ल कौन सी है? गाय की दुकाजी नस्ल आपको बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। गाय की नस्लें दी गई हैं यहाँ पर, आप लोग गाय की नस्लें दुधारू, भारवाहक, दुकाजी। दुधारू की बात करें तो साहिवाल, सिंधी, गिरदेवनी है, और भारवाहक में आपका हियरफोर्ड है, एवरडीन है, मालवी है, नागौरी, अमृतमहल। दुकाजी में हरियाणा, थारपारकर, कॉकरेज, ओगोल, मेवाती और राठी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, क्वेश्चन नंबर, पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है? तो पश्मीना आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा बकरी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थनपूर्ण विकसित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय मूल स्थान है? तो 103 का आंसर हो जाएगा साहिवाल गाय का। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिन्नी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस है? तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा इंटू गधी का। अगला प्रश्न है 105, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक तत्व नहीं है इनमें से? तो 105 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भूमि से प्राप्त पोषक तत्व, हवा या पानी से प्राप्त पोषक तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और बहुमात्रिक या मुख्य तत्व में प्राथमिक तत्व, द्वितीयक तत्व आते हैं। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, और सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, ये सभी जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 106, क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे मिलान कीजिए दोस्तों। और इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का 4, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। राइजोबियम जपोनिकम की बात करें तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो सेकंड से हो जाएगा सोयाबीन, और राइजोबियम मेलिलोटाई का जो मिलान हो जाएगा वो लूसन में, और राइजोबियम ट्राइफोलाई का जो मिलान हो जाएगा बरसीम से, और राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का मिलान हो जाएगा मटर से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 है, पौधों के लिए उपलब्ध प्रतिशत नाइट्रोजन एवं फास्फोरस अनुसार कौन डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक है? तो नाइट्रोजन का परसेंट एक तरफ है, एक तरफ फास्फोरस का परसेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 और 46 इसका राइट जवाब बनेगा। डीएपी की बात करें तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, और मोनो अमोनियम फास्फेट की बात करें तो 11% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और गंधक 12%। डीएसपी डबल सुपर फास्फेट में 32% फास्फोरस, और टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46 से 48% फास्फोरस पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर है, मृदा सूक्ष्म जीव जो विनाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार हैं इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोबैक्टर स्पीसीज, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, वायुमंडलीय गैस की तुलना में मृदा वायुमंडल की सांद्रता बहुत अधिक होती है, तो सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वायुमंडलीय वायु की बात करें तो नाइट्रोजन 78.08 और ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सतह पर मृदा वायु की बात करें नाइट्रोजन तो 79 से 80 और ऑक्सीजन 18.20% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.15 से 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माणक कारक नहीं है इनमें से? तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलेन, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन नंबर, तिलहनी खली जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्रतिशत मात्रा होती है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। अगला क्वेश्चन 112 क्वेश्चन नंबर है, किस पोषक तत्व के न्यूनता लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंधक में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पर, पोषक तत्व के न्यूनता लक्षण पौधों के भाग पर, तो पुरानी पत्तियों पर
NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। और नई पत्तियों पर बात करें तो SFeMnCu। कॉपर, पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर Zn, ध्यान रखिएगा। और शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और सल्फर, गंधक। अगला प्रश्न है 113 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मृदा निर्माण के कारक हैं जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्थलाकृति और मृदा की उम्र, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 114 क्वेश्चन नंबर है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रम बताना है कि ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्रम इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 115 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा क्षरण मृदा से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 115 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर यहाँ पर मैंने आपको सी ऑप्शन बताया है, यहाँ पर सही जवाब है। प्राकृतिक माध्यमों की बात करें तो जल व वायु द्वारा मृदा के कणों को काटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वर्षा है, भूमि का ढलान है, आच्छादन है और जुताई है, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। 116 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, क्षारीय मृदा का विनिमय सोडियम 15% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा एक लाभदायक जीवित फफूंद है। अगला प्रश्न 118 क्वेश्चन नंबर, कौन हरी खाद की फसल नहीं है इनमें से। तो राइट आंसर आपको यहां पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, पीट मृदा सामान्यतः किसके द्वारा निरूपित की जाती है। काली भारी एवं अम्लीय मृदा, लाल हल्की एवं अम्लीय मृदा, काली हल्की एवं क्षारीय मृदा, काली भारी एवं उदासीन मृदा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा के रूप में निरूपित की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा को निरूपित करती है। पीट मृदा में ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ अंततः विकसित होता है और यह अधिक नमी की अवस्था में पाई जाती है। पीट मृदा का पीएच की बात करें तो 3.9 या इससे कम होता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40%, पानी निकल जाने पर यह मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन इन। प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार ईजाद हुआ था। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा शब्द यूके में पहली बार प्रयोग किया गया, और जबकि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, बीच टाइप्स ऑफ सीड्स आर जनरली यूज ऑफ फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। तो खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज की बात करें दोस्तों तो जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और आधारी बीज की बात करें फाउंडेशन सीड बीज उत्पादक कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और रंगहीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल इसका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार मार्शल ने प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत को मार्शल ने अपने सुई सिद्धांत यानी कि घरेलू मूल्यों में उपभोक्ताओं का किराया कहा था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजकिरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है इनमें से? तो राजकिरण इज ए निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्ले, जौ इसका सही जवाब बनेगा। राजकिरण जौ की निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा BL2 और CCN लवण सहिष्णु प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर 7 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 5 रिपीट हो गया है और 6 भी रिपीट हो गया है। 7 पे हम लोग 7 भी रिपीट है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। पायरेला कीट के किस प्रकार में मुखान पाए जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है। तो 8 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चुभाने एवं चूसने वाले, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को कराता है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। SSP की बात करें तो इसमें फास्फोरस 16% और 19% कैल्शियम है और सल्फर यानी कि गंधक 12% पाया जाता है। DAP में नाइट्रोजन की बात करें तो 18%, फास्फोरस 46%, म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास और SOP में 41.5% और 17% सल्फर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 10 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 1952, इसका राइट जवाब बनेगा। एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। सामुदायिक विकास परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभिक वर्ष है 2 अक्टूबर 1952 में। इटावा पायलट की बात करें तो 1948 में प्रारंभ वर्ष है और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी गई हैं, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है? तो ओल्डर एलुवियल सोयल इज कॉल्ड एज, तो बांगर कहलाती है या वर्टी सोल, खादर या एरिडी सोल? तो यहाँ पर 11 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांगर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पुरानी एलुवियल मृदा बांगर कहलाती है। पुरानी एलुवियल जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई एलुवियल जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, गन्ने की बंची टाप किसके कारण होती है? तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रीपोफेगा निवेला, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मक्का में परागण का ढंग और तरीका क्या है इनमें से? तो मक्का में परागण आपको बताना है किस प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर परागण होता है। मक्का में परागण का ढंग पर परागण है और पर परागण होने वाली अन्य फसलों की बात करें तो पपीता, मक्का, डेट, पॉम, टमाटर, सेब है। और स्वपरागित वाली फसलों की बात करें, स्वपरागण वाली, तो मटर है, सूरजमुखी है। वनस्पति प्रजनन वाली फसलें हैं, आलू, अदरक और गन्ना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन नंबर, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज़्यादा पौधे लगते हैं? तो 15 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पंचकोणीय विधि में। अगला प्रश्न है 16, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजे बटलर, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इजे बटलर इसका सही आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इजे बटलर है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी वेरी हैं और फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया तो डॉक्टर केसी मेहता हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर है, गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री से तापक्रम पर होता है? तो यहाँ पर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.344। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, बछड़े में सींग रोधन कितने दिन में होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 दिन की उम्र में होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्ले के कणों का आकार होता है तो पार्टिकल साइज ऑफ क्ले आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेस देन 0.22 mm। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जनवरी
49 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P2O5 इंटू 0.43 इक्वल P। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, सही कथन का पता लगाएं इनमें से। तो 22 क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज वर्गीकृत है एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से 5 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाजरे की बीज दर है। और यहाँ पर एक तरफ फसल है, बीज दर एक तरफ दी गई है। तो बाजरा की बात करें तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार के लिए 10 से 12 केजी और चना के लिए 80 से 100 केजी और अरहर के लिए 12 से 15, जूट के लिए 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर है, WTO कब अस्तित्व में आया था? तो इनमें से आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनवरी 1995 में। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। WTO की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और FAO की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की बात करें दोस्तों तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और यूनेस्को की बात करें तो 1955 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25, दुकाजी बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? डबल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जमुनापारी। बकरी की दुकाजी नस्लों की बात करें तो जमुनापारी है, सिरोही है और एकाजी बकरी की नस्ल बर्बरी, मारवाड़ी नस्लें आती हैं। नेक्स्ट 26 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डियोराइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, गैब्रो है, सिनाइट, ग्रानोडायोराइट है, पेरिडोटाइट है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो सिस्ट है, नेस है, क्वार्टज और संगमरमर। ध्यान रखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को भारत में कार्यरत अधिकांश प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बढ़कर 20 हो गया था। वर्तमान में बात करें, वर्तमान 2010 समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या भारत में 12 है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है में से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोन इसका राइट जवाब बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर है, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः किसको नियंत्रित करने में होता है में से? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृद रोमेल आसिता, ब्लाइट्स झुलसा और एंथ्रेक्नोज, इन सभी को नियंत्रित करने में बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 है, राइबोसोम का क्या कार्य है में से? तो राइबोसोम का कार्य आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है। अगला प्रश्न 32 है, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सरकार इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर है, समुदाय की प्राथमिक इकाई क्या है? द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी इज। तो 34 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फैमिली। समुदाय की प्राथमिक इकाई परिवार होती है और योजना तथा विकास की इकाई एक ब्लॉक होता है और सामुदायिक विकास योजना की मूल अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 35 क्वेश्चन नंबर है, बेर में क्रंदन करते हैं तो प्रूनिंग इन बेर इज डन, तो कब की जाती है? तो 35 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, ड्यूरिंग समर सीजन में। बेर में क्रंदन ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य करते हैं, परंतु सबसे उपयुक्त समय मार्च का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है,
अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है, तो बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सोइल इज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 क्वेश्चन नंबर, संचार की कला है, तो संचार की कला आपको बताना है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लर्निंग, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और आयोग के द्वारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी माना गया है, तो राइट आंसर जो है सीखना, इसका सही जवाब बनेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है, एक मार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में एक मार्ग अधिनियम पारित हुआ था। एक मार्ग अधिनियम वर्ष 1937 में पारित हुआ था, परंतु कार्य करना इफेक्टिव सेंस की बात करें तो 1986 में शुरू किया गया। यह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है 39, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? तो 39 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर सही जवाब बनेगा डिहाइड्रोजिनेज, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत क्या कहलाती है? इनमें से तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नवचंद्रक कहलाती है, मेनिस्कस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संचार का पारंपरिक माध्यम इनमें से कौन सा है? द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज, रेडियो है, रामलीला है, प्रिंट है, टेप रिकॉर्डर है। तो यहाँ पर 41 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा रामलीला, इसका सही जवाब बनेगा। संचार का पारंपरिक माध्यम रामलीला है, जिसे भारत की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नंबर, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम हास्य दर इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 43 का आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 43 का ऑप्शन ए नेल्लोर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेल्लोर है, और विश्व की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल सल्फोल्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व में पूछा जाता है तो सल्फोल्क। अगला 44 क्वेश्चन नंबर, केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्यूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 45 है दोस्तों, यहाँ पर मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोयल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 46 है यहाँ पर, संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 से 20 kg। अगला प्रश्न 47 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सी है? तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूबियन, इसका राइट जवाब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे एंग्लो न्यूबियन कहते हैं, और साइनेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दूध की रानी के नाम से पूछा जाए तो आप साइनेन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? तो राइट आंसर 48 का आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरजमुखी, इसका सही जवाब बनेगा। सूरजमुखी की प्रजातियों की बात करें तो मॉडर्न है, रामसन है, KBSH1 है। 49 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, किस pH मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 50, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, यहाँ पर आपको फिल करना है, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोलिका अनुप्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर, अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिकार्प, बीज कोष। अगला प्रश्न यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अनानास की बात करें तो पेरिकार्प खाया जाने वाला भाग है, और आम में मध्यफल वित्ती, सेब में मांसल थैलमस, और लीची में मांसल एरिल, और अनार में रसदार डस्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, जबकि आयोग ने ऑप्शन सी माना है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोषांग में जल अपघटनीय बिकर की प्रचुर मात्रा होती है?
तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है 54, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, असंपीड़ित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है उसे आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिगोलिथ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 56, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 83.5 kg, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57, गाय के दूध का पीएच होता है, तो गाय के दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.4 से 6.6। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता आंदोलन इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। ग्रामीण विकास परियोजना एक तरफ दी गई हैं, दूसरी तरफ शुरुआत के वर्ष दिए गए हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में, सहकारिता आंदोलन 1904 में, सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 और सेवाग्राम 1927। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो 59 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L.A. रामदास, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो 60 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोले सोडाइन के कारण। अगला प्रश्न संख्या 61 है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो कार्बनिक रासायनिक उर्वरक की बात करें तो यूरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला 62 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 62, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनो क्रेता एकाधिकार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, तो पत्तियों द्वारा आपको बताना है प्रजनन किसमें होता है? तो 63 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगोनिया में। अगला प्रश्न है, तो पत्तियों द्वारा प्रजनन की बात करें तो बेगोनिया और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट में होता है, और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है। 64 क्वेश्चन नंबर है, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है, तो क्रॉन्ज शारीरिकी किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C4 पौधों में क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। अगला प्रश्न है C3 पौधे का उदाहरण की बात करें तो चावल, गेहूँ, कपास, जौ है, और कैम पौधों के अंतर्गत कैक्टस आता है, आर्चिड आता है, अनाज, जेड प्लांट, ध्यान रखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 66 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर 66 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रसार के सिद्धांत दिए गए हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए, करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। तो असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है 67 क्वेश्चन नंबर, बछड़े के बधियाकरण का सही समय इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 से 10 सप्ताह इसका सही जवाब बनेगा। बछड़े के बधियाकरण का सही समय 3 से 10 सप्ताह की उम्र या 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर करते हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, मीसोफिल तथा बंडल शीत पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पौधे की पत्ती में, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, DRIS उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है? लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है 70 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना में। नेक्स्ट है 71, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। अगला प्रश्न है 72 क्वेश्चन नंबर, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, बाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 73, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है, तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ड कहलाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को कर्ड कहते हैं, और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल, और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक या स्पाइकलेट कहते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है, सही वाक्य का पता लगाइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो राइट आंसर 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है,
अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बेल, इसका सही जवाब बनेगा। सर्वाधिक राइबोफ्लेविन बेल के फल में पाया जाता है और सर्वाधिक विटामिन ए आम के फल में पाया जाता है। 76 है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न है 77, गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है। तो 77 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेर की प्रजाति है दोस्तों। बेर की प्रजातियों की बात करें तो गोला है उमरान, बनारसी कड़ाका, कथकली है, मेहरून, परभनी, इलायची, ये सभी जो हैं बेर की प्रजातियाँ हैं। 78 है, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलूबियल के द्वारा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर है। 79 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? तो सिस्टमेटिक कवकनाशी में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटालेक्स, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 80 क्वेश्चन नंबर है, सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ आपको बताना है इनमें से। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही होगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा M27, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ की बात करें तो M27 है। सेब का सबसे अच्छा मूल ग्रंथ M9 है, जबकि MM1066 एक बहुउद्देशीय रूट स्टॉक है। 81 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो 82 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। अगला प्रश्न 83 है यहाँ पे दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता 4 DS प्रति मीटर से अधिक होती है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता 4 DS प्रति मीटर या 4 mm प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है इनमें से? तो 84 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनानास, पाइन एप्पल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 85 है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 107 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर मुर्गी के टेम्परेचर सेल्सियस में बात करें तो 41.7, फ़ारेनहाइट में 105 से 107। गाय की बात करें तो 38.5 सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 101.5। भैंस में 37.5 और 100 फ़ारेनहाइट में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है में से? तो 86 का आंसर हो जाएगा गंगा फर्स्ट, इसका राइट जवाब बनेगा। मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट है और सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट, गंगा 101, ढक्कन और रंजीत का विकास किया गया था। अगला प्रश्न 87 है, गेहूं के पीले रतुआ रोग का कारक इनमें से बताना है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन व्हीट। तो 87 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्सिनिया स्टेराइफॉर्मिस। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गेहूं का रोग एक तरफ है, उसके कारक हैं। तो पीला रतुआ की बात करें तो पक्सिनिया स्टेराइफॉर्मिस के द्वारा, काला रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस पिटसाई, भूरा या पत्ती रस्ट पक्सिनिया रिकोंडिटा, करनाल बंट निवोसिया इंडिका। अगला प्रश्न है 88, अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, NO2 और SO2। अगला प्रश्न है 89 क्वेश्चन नंबर, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? तो 89 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचार। अगला प्रश्न है 90, रानीखेत है, इनमें से आपको बताना है। तो 98 हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है रानीखेत। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है? तो यहाँ पर 91 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, फॉस्फामिडान, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 क्वेश्चन नंबर, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अगला प्रश्न 93 है, जब MPP APP तब APP होगी, इनमें से 93 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग। अगला प्रश्न है 94, यहाँ पर ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइलोपार्टिलस। अगला प्रश्न है 95, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से?
तो 95 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। अगला प्रश्न है 96, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एक टफ आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्बिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से कौन सी जमा पूंजी इनमें से नहीं है? तो 97 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है राइट जवाब यहाँ पर बनेगा। ऐसी संपत्ति जिसे किसी चालू इकरारनामा की पूर्ति हेतु नकदी में आसानी से नहीं बदला जा सकता, जैसे खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना, भूमि, भवन इत्यादि जमा पूंजी कहलाते हैं। तो डी सही है क्योंकि इसमें सभी जमा पूंजी हैं। नेक्स्ट 98, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है? तो 98 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27%। 99 क्वेश्चन नंबर है, शुक्र में गर्भ धारण की अवधि होती है? तो राइट आंसर 99 का आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऊँट की बात करें तो 391 और भेड़ में 148, बकरी में 150, भैंस में 310 और गाय में 282 दिन। 100 क्वेश्चन नंबर है, कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चैनल। अगला प्रश्न है 101, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, FL ब्रायने के द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर परियोजनाओं की बात करें तो गुड़गांव परियोजना FL ब्रायने के द्वारा, और मार्थडम परियोजना स्पेंसर हैज, और नीलोखेरी परियोजना SK डे, और इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न 102 है, गेहूं के लूज स्मट अनावृत कंडवा रोग का कारण इनमें से कौन? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्टिलैगो न्यूडा इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। लूज स्मट की बात करें तो अस्टिलैगो न्यूडा टिटसाई है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इरिसाइफी ग्रेमिनिस टिटसाई है। सेहू टुंगरू रोग यहाँ पर एग्यूनिया टिटसाई, और करनाल बंट निवोसिया इंडिका, पीला रस्ट पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भुखमरी अकाल के लिए उत्तरदायी था इनमें से? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 104, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है इनमें से? तो कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। अगला प्रश्न 105 है, पडलिंग किस लिए किया जाता है? तो पडलिंग इज डन फॉर, तो 105 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी के अंतःस्रवण को कम करने के लिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है 106, न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन, तो 106 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, USA अमेरिका USA से। न्यूनतम जुताई की अवधारणा अमेरिका USA से 1974 में प्रारंभ हुई। इसके पिता EH फॉल्कनर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 107 है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं? तो निष्क्रिय कारकों में कौन सा शामिल है? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैतृक पदार्थ। यहाँ पर मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक की बात करें तो पैतृक पदार्थ है, टोपोग्राफी, रिलीफ। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक में एक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जलवायु और जीव, ये एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। और यहाँ पर एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रोटीन की मात्रा परसेंट में दी गई है। उड़द की बात करें तो 25%, चना 21, सोयाबीन 42 और तिल 18%। अगला प्रश्न है 109, दुकाजी गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, थार पारकर। गाय की दुकाजी नस्लों की बात करें तो हरियाणा काकरेज राठी है, थार पारकर ओंगोला मेवाती है। 110 क्वेश्चन नंबर, धान की नर्सरी उगाने की डायपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, फिलीपींस इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है तो कब की जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, जुलाई अगस्त में। अर्धसाली गन्ने की बुआई जुलाई से अगस्त माह में होती है और एक साली गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSWRI इज सिचुएटेड एट, तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अबिका नगर। सेंट्रल शीप एंड ऊन रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI अबिका नगर, जिला टोंक, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ था। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 में बना था और 1985 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, हैरो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 115 क्वेश्चन नंबर है, मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2% इसका सही जवाब बनेगा।
मृदा संरक्षण की शस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं। सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न 116 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कास्टर और कंपोजिटी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सूर्यमुखी की बात करें तो इसका जो फैमिली है वो कंपोजिटी है। कपास, भिंडी, पटसन मालवेसी है। जैट्रोफा, कसावा, यूफोरबिएसी और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा की बात करें तो ग्रेमनी या पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर है, आम का मिलीबग अंडे देता है। तो आम का मिलीबग आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे 117 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में। अगला प्रश्न है 118 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। कृषि के लिए मौसम के पूर्वानुमानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 48 घंटे, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन और दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 सप्ताह से पूरे मौसम तक। 119 क्वेश्चन नंबर, जल चरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता चरण के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्लस इरोजन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला और अंतिम अगला प्रश्न है यहाँ पर 120 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा दृश्य साधन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। अगला प्रश्न 121, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा CaNH4NO3 का होल थ्राइस 3। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनमें से? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ इसका सही जवाब बनेगा। और इनकी पुस्तक की बात करें तो द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 123, एगमार्क चिन्ह लगा होता है। तो एगमार्क चिन्ह जो है कृषि उत्पादों पर लगा होता है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, परंतु 1937 से कार्य करना शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। 124 क्वेश्चन नंबर है, फालसा का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो फालसा का प्रवर्धन की बात करें तो बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। फालसा यहाँ पर पपीता, फालसा, कॉफ़ी और जामुन, ये बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। स्ट्रॉबेरी का रनर्स के द्वारा, पाइनएप्पल का शक्कर और सपोटा का इनार्चिंग और केला का स्वाद शक्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो इनमें से आपको बताना है राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। उसकी स्थापना 1935 में और इसकी कार्य करना 1937 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने यूपी PGT 2021 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।